जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले आपको जैव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के प्रश्न करा दिए गए हैं, तो उन्हें भी देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि का क्या मतलब होता है? वैसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, वह कहलाता है आपको सदिश राशि। तो यहाँ पर कौन कौन सी सदिश राशि नहीं है ये आपको बताना है। तो संवेग, वेग और कोणीय वेग यह आपका सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान इसमें सिर्फ परिमाण होता है, यह आपका अदिश राशि है। तो फर्स्ट का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, आपको कहलाता है सदिश राशि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेग जो है वह आपका सदिश राशि है, तो 2 का ए उत्तर हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका जूल होता है, तो थर्ड का बी हो गया। 4 दिया गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वह भी जूल होता है, तो 4 का ए हो गया। 5वां दिया गया कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाइयों में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो मीजर की जाती है उसको हम लोग कैलोरी में मीजर कर सकते हैं। तो कैलोरी यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, इसलिए 5 का सी हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। ओके, तो 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का सी उत्तर हो जाएगा। 6 आपका दिया गया कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति जो होती है वह साउंड की होती है, और साउंड को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, HZ। ओके, तो 6 का डी हो जाएगा। 7 दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। ओके, तो 7 का ए हो जाएगा। 8वां दिया गया कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी जो है वह आपका रेडियो सक्रियता की, रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। तो रेडियो सक्रियता यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो 8 का डी उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपको दिया गया कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम किसको मेजर करते हैं? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई होती है, उससे हम दूरी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर 9 के ए में दे दिया गया आपको दूरी की, इसलिए 9 का ए उत्तर हो जाएगा। 10 दिया गया कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.4 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का ए उत्तर हो जाएगा। अब 11 दिया गया कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या समान होता है। गति, वेग, त्वरण या बल, इसमें क्या समान होता है? तो शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तुएं गिरती हैं उनका त्वरण समान होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको त्वरण दिया गया है सी में, इसलिए 11 का सी हो जाएगा। और त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और डिनोट किससे करते हैं? तो ए से करते हैं। ठीक है। 12 दिया गया कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। यदि हमारा यह वृत्तीय गति है और इसमें एक समान गति होगी तो इसमें क्या चर होगा, क्या अचर होगा, ये आपको बताना है। तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है उसमें चाल अचर होते हैं और वेग चर होते हैं। ओके, तो ये आप ढूंढिए। यहाँ पर आपको डी में दिया गया कि चाल अचर होते हैं और वेग चर होते हैं, इसलिए 12th का डी उत्तर हो जाएगा। 13 दिया गया कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का जो ऊपर जाना है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है उतनी फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। ओके, तो यहाँ पर आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत बी में दिया गया है, इसलिए 13 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 14 कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। यदि हम वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसका घनत्व जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। तो 14 का डी उत्तर हो जाएगा। 15 दिया गया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह आपको जड़ता का नियम कहलाता है। तो पहला नियम क्या है आपका कि any body in motion it remains in motion, if any body is in rest it remains in rest until an external force oppose on it। इसका मतलब है कि कोई वस्तु यदि गति में रहती है तो वह गति में ही रहना चाहती है,
यदि कोई वस्तु रुकी रहती है तो वह रुकी ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई दूसरा बल न लगाया जाए। ओके, तो यह जड़ता का भी नियम कहलाता है। तो 15 का ये उत्तर हो जाएगा कि जड़त्व का नियम कहलाता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सीएसएफ हेड कांस्टेबल के 20 प्रैक्टिस सेट जो कि गाइडर के थे वो अपलोड हो चुके हैं एवं आपको अरिहंत के 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए उन सेट पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप सीएसएफ पे क्लिक करोगे आप सीएसएफ के पेज पे चले जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीएसएफ हेड कांस्टेबल अरिहंत की सेट डाल दी गई है, फिर आपको गाइडर की प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है एवं कांस्टेबल के लिए सीएसएफ की प्रैक्टिस सेट डली हुई है। यदि आपको गाइडर की 20 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस प्रकार से आपको कुल 20 प्रैक्टिस सेट डाल दी गई है। यदि आप इन सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आप उस सेट पे चले जाएंगे। उस सेट पे जाने के बाद आप इसे गूगल ड्राइव में देख भी सकते हैं या वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्लिक बटन पे दबाइएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड करते हुए यह आपको गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा और यदि इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक बटन करें और क्लिक करते ही यह आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, आप इसको सेव कर दें और यह डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। 16 दिया गया कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हुआ। तो जल में तैरना यह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव हुआ। चलिए मैं एक प्रश्न आपसे राज करता हूँ कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्योंकि यह सबको पता है। तो देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका 16 का क्या हो गया, तो 16 का सी उत्तर हो गया। चलिए 17 दिया गया है कि पृथ्वी के तल का प्लान वेग क्या होता है। तो पृथ्वी के तल का जो प्लान वेग है वह आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कहाँ दिया गया, ये आपको ए में दिया गया, इसलिए 17 का ए उत्तर हो जाएगा। 18 दिया गया कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी जो होती है उसमें आपको स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ओके, तो 18 का बी उत्तर हो जाएगा। 19 दिया गया कि झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो यदि झूला झूलते हुए कोई लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो उसका दोलन का जो आवर्तकाल होता है वह कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 19 का ये उत्तर हो जाएगा। 20 दिया गया कि गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या घनत्व पर निर्भर करता है। तो यह क्वेश्चन मैं आपसे रच करता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही से रिप्लाई दे पाते हैं। 21 दिया गया कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ का गलनांक घटता चला जाता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का बी उत्तर हो जाएगा। 22 दिया गया कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई की तरफ बढ़ता है तो वह अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की तरफ झुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्थायित्व बढ़ाने के लिए आपको सी में दिया गया है, इसलिए 22 का सी उत्तर हो जाएगा। 23 दिया गया कि एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो पानी का तल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो जैसा कि आपका यह गिलास है तो इस गिलास में बर्फ है और जब यह बर्फ पिघल जाएगी तब भी पानी का जो तल है वह उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा, यह आपको सी में दिया गया है, इसलिए 23 का सी उत्तर हो जाएगा। 24 दिया गया कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम किस पे होता है, तो पानी का जो घनत्व है वह अधिकतम आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो 24 का सी उत्तर हो जाएगा। 25 दिया गया कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किस वजह से। तो वर्षा की जो बूंदें होती है वह आपको सतही तनाव के कारण वह जो है गोलाकार हो जाती है। तो सतही तनाव यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, इसलिए 25 का ए उत्तर हो जाएगा। 26 दिया गया है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं का कुल वेग का या उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो उत्तर क्या होगा आपका, तो उत्तर आपका हो जाएगा उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ओके, तो 26 का डी उत्तर हो गया।
27 दिया गया है कि मानव शरीर पर तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो मानव शरीर का जो तापमान है वह 98.6 फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में ये आपको 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो 27 का सी उत्तर हो जाएगा। 28 दिया गया कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो -40 पे जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए 28 का ए उत्तर हो जाएगा। 29 दिया गया कि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो वह घटता है लेकिन फिर बाद में बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 का सी उत्तर हो जाएगा। 30 दिया गया है कि न्यूनतम संभव ताप क्या है। तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है वह -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 30 का बी उत्तर हो गया आपका। 31 दिया गया कि किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा यह हमें बताना है। तो उस जल के अधः स्थल में जो है आपका जो तापमान होगा वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, तो 31 का डी उत्तर हो जाएगा। 32 दिया गया कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो होता क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि क्वथनांक जो है वह कम ताप पर होने लगता है, इसलिए 32 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप के जल से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वह क्या हो जाती है। तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वह अधिक हो जाती है। ओके, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का बी उत्तर हो जाएगा। 34 दिया गया आपको कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, ए बर्फ, बी बालू, सी पानी, डी लोहा। तो सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह आपको किसमें होती है, तो पानी में होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 34 का सी। 35 दिया गया आपको कि यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखे जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो तापमान बढ़ने से गैस का जो दाब है वह बढ़ेगा। तो 35 का ए उत्तर हो जाएगा। 36 दिया गया कि थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। तो कैसे रोका जाता है, तो विकिरण विधि से जो है आपको थर्मस फ्लक्स में क्षय रोका जाता है, इसलिए 36 का बी उत्तर हो जाएगा। तो CISF के प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लोग वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट है आपका www.studyandupdates.com। यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 37 दिया गया है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो द्रव्य जो दिए गए हैं वह आपके दिए गए हैं पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वह आपका पारा हो जाएगा। तो 37 का ए उत्तर हो गया। 38 दिया गया कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया। तो यह जो नियम है यह आपको किरचॉफ का दिया गया है। तो 38 का डी उत्तर हो जाएगा कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वह अच्छे अवशोषक भी होते हैं। 39 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक है वह होगा आपका अश्वित पानी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी और अश्वित पानी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, 39 का सी उत्तर हो जाएगा। 40 दिया गया कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो है ठोस में अधिकतम होती है, इसलिए 40 का डी उत्तर हो जाएगा। 41 दिया गया आपको कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो होता है वह आपको वातावरण में ध्वनि को मीजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का बी उत्तर आपका हो जाएगा। 42 दिया गया कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह ताप के बढ़ने से बढ़ता है और ताप के घटने से घट जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया कि ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। तो 42 का बी उत्तर हो जाएगा। अब आपको 43 दिया गया कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है। तो वायु में ध्वनि की जो चाल है वह 332 मीटर पर सेकेंड है। तो 332 मीटर पर सेकेंड आपको सी में दिया गया है, इसलिए 43 का सी उत्तर हो जाएगा।
44 दिया गया कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ में किस कारण पतली होती है। ऐसा क्या वजह होता है कि स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, किसकी अपेक्षा? तो पुरुषों की अपेक्षा। तो होता क्या है कि स्त्रियों की जो ध्वनि होती है उसका तारतम्य जो होता है वह पुरुषों से अधिक होता है, इसलिए आवाज़ जो होती हैं सुरीली होती हैं, मीठी होती हैं। तो उत्तर आपका ए हो गया कि स्त्रियों की जो ध्वनि होती है उसका त्वरत्व पुरुषों से अधिक होता है। तो 44 का ए उत्तर हो गया। 45 आपको दिया गया है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो श्रव्य परिसर मतलब सुनने के लिए ध्वनि की तरंगें कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये आपको ए में दे दिया गया, इसलिए 45 का ए उत्तर हो जाएगा। 46 दिया गया कि ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे जो प्रकृति होती है वह अनिर्देय होती है। तो 46 का बी उत्तर हो जाएगा। 47 दिया गया कि निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति का जो तीक्ष्णता होता है वह बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो यह जो होता है वह डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। ओके, तो डॉपलर का प्रभाव आपको सी में दिया गया है, इसलिए 47 का सी उत्तर हो जाएगा। 48 दिया गया कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है अधिकतर नाविकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो 48 का ए उत्तर हो जाएगा। 49 दिया गया कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वनि तरंगें जो होती है वह परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए 49 का सी उत्तर हो जाएगा। 50 दिया गया कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन है वह अनुनाद का उदाहरण है। तो 50 का डी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियोस में कुल 50 क्वेश्चन कराए गए। इन 50 में से 49 क्वेश्चन को मैंने किया और एक क्वेश्चन आपसे एराइज किया गया है, तो उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिस प्रकार से आप सभी को ये वीडियोस मिलती है तो आप सभी को खुशी प्रदान होती है, सिमिलरली उसी प्रकार हमें भी तब खुशी मिलती है जब आप हमें रिव्यू करते हैं। कहाँ करते हैं? तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों ने रिव्यू किया है, टोटल 4.6 रिव्यूज हैं अभी। तो आप भी आइए एवं रिव्यू कीजिए और जो भी हमारे बारे में राय है वो राय आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।